नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। हम लोग वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं और वोकैबुलरी की सीरीज़ में हम अभी तक 5 लेक्चर कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। 5 चैप्टर हो गए हैं 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी से। अगर अभी तक आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले रिकमेंडेड है कि आप पिछले लेक्चर्स को जाकर ज़रूर देख लीजिए। बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से अभी तक हमने 5 लेक्चर कवर किए हैं। उन 5 लेक्चर में आपको क्या मिलने वाला है? उन 5 लेक्चर्स में आपको वो बेस मिलने वाला है जिससे हम अपनी वोकैबुलरी को आगे बढ़ाएंगे। आपको वो बेस मिलेगा जिससे आपको ये पता लगेगा कि वोकैबुलरी को कैसे पढ़ना है, जिससे आपको ये पता लगेगा कि किस प्रकार से आपने रिवाइज़ करना है, रीड करना है और मेमोराइज़ करना है। ये सभी तरीके अभी तक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पिछले लेक्चर्स जाकर ज़रूर देख लीजिए। आज का हमारा लेक्चर है वर्ब गिव यू पावर। वर्ब ऐसी ताकत है, यानी वर्ब क्या होता है सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। बेसिक से आपको बताता हूँ। वर्ब होता है एक्शन वर्ड्स। हमारे सेंटेंसेस में, हमारी बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों की मदद से हम काम करते हैं, ऐसे शब्द जो हमें बताते हैं कि क्या काम हो रहा है, उन्हीं शब्दों को हम कहते हैं वर्ब। और वो क्या होते हैं शब्द? सोना, उठना, खाना, पीना, भागना, दौड़ना। ये सब के सब जो वर्ड्स हैं जो हमें क्रिया बताते हैं कि सेंटेंस में, शब्द में या हमारी स्पीच में क्रिया क्या हो रही है, काम कैसे हो रहा है। ठीक है, उसको हम कहते हैं वर्ब। दोस्तों, अगर हमारे सेंटेंसेस में, हमारी स्पीच में वर्ब अच्छी है, पावरफुल वर्ब का हम यूज़ करते हैं, तो हमारी स्पीच भी इलेक्ट्रिक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। हम लोग वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं और वोकैबुलरी की सीरीज़ में हम अभी तक 5 लेक्चर कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। 5 चैप्टर हो गए हैं 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी से। अगर अभी तक आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले रिकमेंडेड है कि आप पिछले लेक्चर्स को जाकर ज़रूर देख लीजिए। बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से अभी तक हमने 5 लेक्चर कवर किए हैं। उन 5 लेक्चर में आपको क्या मिलने वाला है? उन 5 लेक्चर्स में आपको वो बेस मिलने वाला है जिससे हम अपनी वोकैबुलरी को आगे बढ़ाएंगे। आपको वो बेस मिलेगा जिससे आपको ये पता लगेगा कि वोकैबुलरी को कैसे पढ़ना है, जिससे आपको ये पता लगेगा कि किस प्रकार से आपने रिवाइज़ करना है, रीड करना है और मेमोराइज़ करना है। ये सभी तरीके अभी तक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पिछले लेक्चर्स जाकर ज़रूर देख लीजिए। आज का हमारा लेक्चर है वर्ब गिव यू पावर। वर्ब ऐसी ताकत है, यानी वर्ब क्या होता है सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। बेसिक से आपको बताता हूँ। वर्ब होता है एक्शन वर्ड्स। हमारे सेंटेंसेस में, हमारी बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों की मदद से हम काम करते हैं, ऐसे शब्द जो हमें बताते हैं कि क्या काम हो रहा है, उन्हीं शब्दों को हम कहते हैं वर्ब। और वो क्या होते हैं शब्द? सोना, उठना, खाना, पीना, भागना, दौड़ना। ये सब के सब जो वर्ड्स हैं जो हमें क्रिया बताते हैं कि सेंटेंस में, शब्द में या हमारी स्पीच में क्रिया क्या हो रही है, काम कैसे हो रहा है। ठीक है, उसको हम कहते हैं वर्ब। दोस्तों, अगर हमारे सेंटेंसेस में, हमारी स्पीच में वर्ब अच्छी है, पावरफुल वर्ब का हम यूज़ करते हैं, तो हमारी स्पीच भी इलेक्ट्रिक और गैनवलिक होने वाली है। लेकिन अगर हम अपनी स्पीच में अपनी वर्ब्स को, पावरफुल वर्ब्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारी जो स्पीच है वो भी डल हो जाती है, जिसको हम बहुत ही मोनोटोनस कह सकते हैं। उसमें कोई जोश नहीं रहता है, सुनने वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा और किसी को भी वो स्पीच बोरिंग लग सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आप ये सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी वोकैबुलरी इतनी पावरफुल हो जाएगी, आपकी वोकैबुलरी इतनी पावरफुल होने वाली है कि आप अपनी स्पीच को इतनी इलेक्ट्रीफाइंग और गैल्वेनिक बना सकते हैं। जी हाँ, ये मेरा एश्योरेंस है आपको कि ये किताब ख़त्म होते होते आप इतने कैपेबल हो जाएंगे, इतने एफिशिएंट हो जाएंगे कि आप किसी को भी अपनी बोलचाल से अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया, देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या दिया है यहाँ पर। ही इज़ अ मोरल लेपर। लेपर का मतलब क्या होता है? कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति या कोढ़ी। बट यहाँ पे बात कर रहा है मोरल लेपर की। मोरल लेपर क्या होता है? मोरल लेपर होता है जो ऐसा व्यक्ति जो समाज में बनाए गए नियमों का पालन नहीं करता है या जिसके अंदर सामाजिक क्रूरता, सामाजिक कुरीति भरी होती है। जैसे एग्जाम्पल की मदद से हम आपको बताते हैं, बच्चों को पीटना, बच्चों को गाली गलौज करना,
औरतों की इज्जत ना करना, समाज में बनाए गए जितने भी नियम हैं उनको फॉलो नहीं करना, ऐसे व्यक्ति को हम मॉरल लेपर व्यक्ति कह सकते हैं। ठीक है, जो समाज में बनाए गए नियमों का पालन नहीं करता है। बेसिकली लेपर का मतलब तो यही होता है कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति या कोढ़ी। बट ये तो एक फिजिकल कंडीशन हो गई, ये तो एक फिजिकल कंडीशन हो गई कि वो आदमी बीमार है। बट यहाँ पर मॉरल लेपर की बात हो रही है तो ये मेंटली तौर पे आदमी बीमार है। पावरफुल वर्ब्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारी जो स्पीच है वो भी डल हो जाती है, जिसको हम बहुत ही मोनोटोनस कह सकते हैं। उसमें कोई जोश नहीं रहता है, सुनने वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा और किसी को भी वो स्पीच बोरिंग लग सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आप ये सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी वोकैबुलरी इतनी पावरफुल हो जाएगी, आपकी वोकैबुलरी इतनी पावरफुल होने वाली है कि आप अपनी स्पीच को इतनी इलेक्ट्रीफाइंग और गैल्वेनिक बना सकते हैं। जी हाँ, ये मेरा एश्योरेंस है आपको कि ये किताब ख़त्म होते होते आप इतने कैपेबल हो जाएंगे, इतने एफिशिएंट हो जाएंगे कि आप किसी को भी अपनी बोलचाल से अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया, देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या दिया है यहाँ पर, ही इज़ अ मॉरल लेपर। लेपर का मतलब क्या होता है, कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति या कोढ़ी। बट यहाँ पे बात कर रहा है मॉरल लेपर की। मॉरल लेपर क्या होता है? मॉरल लेपर होता है जो ऐसा व्यक्ति जो समाज में बनाए गए नियमों का पालन नहीं करता है या जिसके अंदर सामाजिक क्रूरता, सामाजिक कुरीति भरी होती है। जैसे एग्जाम्पल की मदद से हम आपको बताते हैं, बच्चों को पीटना, बच्चों को गाली गलौज करना, औरतों की इज्जत ना करना, समाज में बनाए गए जितने भी नियम हैं उनको फॉलो नहीं करना, ऐसे व्यक्ति को हम मॉरल लेपर व्यक्ति कह सकते हैं। ठीक है, जो समाज में बनाए गए नियमों का पालन नहीं करता है। बेसिकली लेपर का मतलब तो यही होता है कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति या कोढ़ी। बट ये तो एक फिजिकल कंडीशन हो गई, ये तो एक फिजिकल कंडीशन हो गई कि वो आदमी बीमार है। बट यहाँ पर मॉरल लेपर की बात हो रही है तो ये मेंटली तौर पे आदमी बीमार है, ना कि फिजिकली तौर पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है सेंटेंस में। सेंटेंस में आगे कह रहा है कि ही इज़ अ मॉरल लेपर, लेट अस कीप अवे फ्रॉम हिम, उससे दूर ही रहें, एंड हैव नथिंग टू डू विद, और उसके साथ में कोई वास्ता मतलब नहीं रखना है। दोस्तों मैं आपको इस सेंटेंस की मदद से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप इतने ज़्यादा शब्दों के बजाय अगर आप एक सूटेबल वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कितनी ताकत होती है और वो कितना प्रोफेशनल लगता है आपकी स्पीच के अंदर। अगर ये सेंटेंस ना बोल के अगर आप ये सेंटेंस बोलें, ही इज़ अ मॉरल लेपर, लेट अस ऑस्ट्रासाइज हिम। ऑस्ट्रासाइज का मतलब है उसको बहिष्कृत करना। ऐसा व्यक्ति जो मॉरल लेपर है उसको बहिष्कृत कर देते हैं, ये इस सेंटेंस में कह रहा है। तो अब आप दोनों में डिफरेंस देखिए कि यहाँ पर इतने सारे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर केवल और केवल एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसी बात को कहने के लिए। तो शब्दों में वो ताकत होती है कि वो आपके नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, आपके नॉलेज को घटा सकते हैं। शब्दों में वो ताकत होती है कि वो आपकी स्पीच को इलेक्ट्रीफाइन कर सकते हैं, गैल्वेनिक कर सकते हैं, या फिर उसको मोनोटोनस या डल कर सकते हैं। ठीक है, यानी मोनोटोनस का मतलब भी बोरिंग ही होता है। ठीक है, बोरिंग ही होता है। इलेक्ट्रिक और गैल्वेनिक का मतलब सेम ही होता है। ऐसी स्पीच, ऐसी भाषा जिसके अंदर इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट ऐसा होता है कि जिसकी स्पीच को सुनकर आपके अंदर जोश भर जाए, आपको ऐसा महसूस हो कि आपके अंदर एक एनर्जी का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो उस सेंटेंस में, उस कॉन्टेक्स्ट में इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, इलेक्ट्रिक एंड गैल्वेनिक। तो मुझे उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल की मदद से आपको आज का जो कॉन्टेक्स्ट है कि किस प्रकार के शब्दों को आज हम करने वाले हैं वो समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, तो हम आज आ गए हैं अपने आज के 10 वर्ड पर। आज हम कौन से 10 वर्ड पढ़ने वाले हैं वो ये है आपके सामने। जी हाँ, इन्हीं 10 वर्ड्स को आज हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको इनको एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद एग्जाम्पल। बहुत ही शानदार तरीके से आप इनको पढ़ेंगे और मेमोराइज़ करेंगे, कनेक्ट करेंगे अपनी रियल लाइफ से या आपके साथ हुई घटना के साथ में, सो दैट ये आपको हमेशा के लिए याद रहें। मैं आपको कोशिश करूँगा इनको कनेक्ट कराने की आपके
रियल लाइफ की घटना के साथ में या फिर आपके आसपास हो रही घटनाओं के साथ में मैं इनको एग्जाम्पल की मदद से आपको कनेक्ट कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है एक्सपिएट। आज का हमारा पहला वर्ड है एक्सपिएट। एक्सपिएट का मतलब क्या है, इसने सबसे पहले आप ये लाइनें पढ़िए यहाँ पर क्या कह रहा है। हेयर आर 10 डायनेमिक वर्ड्स, यहाँ पर 10 डायनेमिक वर्ड्स दिए गए हैं दैट बिलोंग इन अ रिच वोकैबुलरी, जो एक रिच वोकैबुलरी से बिलोंग करते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया ही है कि किस प्रकार से शब्दों में कितनी पावर होती है। शब्द, अच्छे शब्द अगर आप अपनी स्पीच में इस्तेमाल करते हैं तो वो किस प्रकार से आपकी स्पीच को अच्छा बना सकते हैं और एनर्जेटिक बना सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू देयर प्रिसाइज डेफिनेशन। यहाँ पर जितने भी 10 वर्ड दिए गए हैं इसमें प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं दी गई है, बट कुछ हिंट दिए गए हैं साथ साथ में। जस्ट रीड द सेंटेंसेज इन विच दे अकर। जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें केवल उन घटनाओं की बात की गई है जिसमें उनका इस्तेमाल होता है, उनका यूज़ होता है। एंड सी इफ़ यू कैन गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यू डोंट ऑलरेडी नो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डेफिनेशन तो नहीं दी गई है बट सेंटेंसेस में कुछ ऐसी घटनाएं दी गई हैं जिसमें इन वर्ड्स का इस्तेमाल होगा, उनको आपने याद करना है, पहचानना है। अगली जो एक्सरसाइज रहेगी इसके आगे वाली, उसमें हम विद डेफिनेशन विद मीनिंग आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इनको एक्सप्लेन करूँगा कि किस प्रकार से ये जो शब्द हैं, ये जो वर्ड्स हैं 10 कहाँ कहाँ पर यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंस देम लाउड। जब आप इनको याद करें तो आप थोड़ा सा लाउडली इनको बोल के, ठीक है, जब आप पढ़ने बैठें इनको तो आप अपने मुंह से भी इनको बोल के याद करें या बोल के मेमोराइज करें। जैसे ये कह रहा है कि व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स पीपल डू। ठीक है, किस प्रकार के काम ये लोग करते हैं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, करना आपने यही है, ठीक है, आपने यही काम करना है कि जब भी आप इसको पढ़ें तो जो वर्ड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, उसको आप लाउडली एक बार अपने मुंह से प्रोनाउंस ज़रूर करें। जैसे आप बोलेंगे एक्सपिएट, उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि वो वर्ड आपकी ज़ुबान पे भी आएगा और आप उससे फेमिलियर हो जाएंगे कि ये वर्ड प्रोनाउंस कैसे होने वाला है। ठीक है, वैसे यहाँ पर जो सिलेबल है ये दिए गए हैं 3 सिलेबल में। सिलेबल मैंने आपको बताया था क्या होता है, ठीक है, जितने फोनिक्स में वो वर्ड प्रोनाउंस होता है उसी को सिलेबल कहते हैं। जैसे ये जो वर्ड है एक्सपिएट, ये 3 सिलेबल में प्रोनाउंस हो रहा है। उसी प्रकार से हर एक वर्ड के सिलेबल भी यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड क्या होता है, एक्सपिएट। एक्सपिएट देखिए होता है जब हम अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे होते हैं। पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। दे एक्सपिएट देयर सिंस। अपने पापों को एक्सपिएट किया है या क्राइम्स को एक्सपिएट किया है या ब्लंडर्स को एक्सपिएट किया है या फिर करी गई एरर्स, गलतियों को एक्सपिएट कर रहा है वो व्यक्ति। तो एक्सपिएट का मतलब क्या हुआ, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अमर अकबर एंथनी आपने मूवी देखी होगी या फिर आपने कोई ऐसी मूवी देखी होगी जहाँ पर कोई व्यक्ति, कोई आदमी या कोई औरत, ठीक है, या कोई कैरेक्टर अपने पापों को धोने के लिए या अपने पापों की माफ़ी के लिए कहीं पर जाता है। ठीक है, किसी के सामने भीख मांगता है या फिर किसी के सामने अपने पापों को स्वीकार करता है और बोलता है कि मुझे अपने पापों से मुक्ति मिल जाए या मेरे द्वारा किए गए जो क्राइम्स हैं, सिंस हैं, सिंस मतलब पाप होता है, क्राइम मतलब क्राइम होता है, ब्लंडर मतलब भयंकर की गई गलती होता है और एरर मतलब छोटी मोटी गलती होता है। ठीक है, तो ये जो एक्सपिएट वर्ड है ये उस व्यक्ति के लिए लगाया गया है जो अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता है। अमर अकबर एंथनी मूवी का आप वो सीन याद कीजिए जब चर्च के अंदर जाकर, ठीक है, चर्च के अंदर जाकर जो कैरेक्टर है, जो हीरो है, वो अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता है। उसमें क्या होता है, एक कटघरा सा होता है इस तरह से, वहाँ उसके अंदर एक फादर, ठीक है, उसके अंदर फादर, चर्च के जो फादर होते हैं वो बैठे होते हैं और ये व्यक्ति जाता है और यहाँ पर जाकर ये क्या करता है, अपने जो सिंस हैं, अपने जो पाप हैं, ठीक है, उनको एडमिट करता है, उनको बताता है, बखान करता है इनके सामने, ठीक है, और चाहता है कि उसके पापों से उसको मुक्ति मिल जाए। तो ये एग्जाम्पल से आप इसको याद रख सकते हैं।
कि एक्सपिएट क्या होता है। एक्सपिएट होता है अपने पापों से मुक्ति पाना, क्राइम से मुक्ति पाना, ब्लंडर्स या एरर से मुक्ति पाना। ठीक है, इसके लिए देखिए प्रायश्चित करना, हिंदी में अगर आप चाहें तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, प्रायश्चित करना। अमर अकबर एंथनी मूवी का मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, उसको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पोर्च्यून। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पोर्च्यून। इम्पोर्च्यून का क्या मतलब होता है, दृढ़ता से। इम्पोर्च्यून का मतलब होता है दृढ़ता से। कैसे, गॉड फॉर डिवाइन फेवर्स, गॉड फॉर यानी दे इम्पोर्च्यून गॉड फॉर डिवाइन फेवर्स, दृढ़ता से। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, मंदिर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं कि उनकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। ठीक है, उनकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए, उसको कहते हैं इम्पोर्च्यून। वहाँ पर आप इम्पोर्च्यून यूज़ कर सकते हैं। या फिर टूरिस्ट प्लेस का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कहीं घूमने गए हों तो वहाँ घूमने की जगह पर आपको कोई फोटोग्राफर मिला होगा या कोई गाइड मिला होगा। वो क्या करता है, वो आपको फोर्स करने की कोशिश करता है कि आप फ़ोटो खिंचा लो, बहुत अच्छा फ़ोटो आएगा, इस सीनरी के सामने अच्छा फ़ोटो आएगा, आपको एक दो कॉपी भी दिखा देगा। ठीक है, तो वो आपको इम्पोर्च्यून करने की कोशिश करता है, आपको फोर्स करने की कोशिश करता है, दृढ़ता से अपनी बात को रखता है आपके सामने कि आप वो काम करें जो वो चाह रहा है। ठीक है, आप वो काम करें जो वो चाह रहा है। तो टूरिस्ट प्लेस में जो गाइड होता है वो भी आपको कोशिश करता है इन्फ्लुएंस करने की कि आप पैसे उसको दें और वो आपको पूरा टूर करवा दे उस जगह का। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो हु इम्पोर्च्यून यू, कि आप उसकी बात माने। तो यही सेकंड वर्ड में कह रहा है कि दे इम्पोर्च्यून गॉड फॉर डिवाइन फेवर्स, यानी जब हम भगवान के सामने हाथ फैलाते हैं, अब भगवान के सामने अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं दृढ़ता से। ठीक है, तो इसी को कहते हैं क्या, इम्पोर्च्यून। इसी को कहते हैं इम्पोर्च्यून। इसको आप और कई जगह पर भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, या बच्चा, आप छोटे बच्चे का भी एग्जाम्पल इसमें ले सकते हो। जब छोटा बच्चा जिद करता है कि नहीं मुझे तो यही चीज़ चाहिए, यही चीज़ चाहिए, ठीक है, तो उसको भी आप इम्पोर्च्यून की कैटेगरी में रख सकते हो कि जब दृढ़ता से, ठीक है, बार बार जिद करके एक ही बात को मनवाने के लिए कोई व्यक्ति, कोई बच्चा या कोई टूरिस्ट प्लेस पर खड़ा हुआ गाइड या फ़ोटो वाला खींचने वाला व्यक्ति जब दृढ़ता से जिद करके अपनी बात मनवाना चाहता है तो उसको हम कहते हैं इम्पोर्च्यून। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्यूट। ठीक है, पढ़िए इसको, दे इम्प्यूट, इसको आप प्रोनाउंस कीजिए साथ साथ में, खाली पढ़ना नहीं है, मुंह से भी बोलना है आपने, तभी वो आपकी ज़ुबान पर आएगा वो वर्ड इम्प्यूट। इम्प्यूट का मतलब होता है अनवर्दी मोटिव्स टू देयर एनिमीज़। ठीक है, अनवर्दी मोटिव्स टू देयर एनिमीज़, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ देखिए ये आरोप लगाना। ठीक है, अनवर्दी मोटिव्स टू देयर एनिमीज़, यानी अपने दुश्मन पर आरोप मढ़ देना, या जिससे हमें खफा है, जिससे हम खफा हैं, जिसको हम अच्छा नहीं मानते हैं, उसके ऊपर आरोप गढ़ देना कि ब्लेम समवन फॉर डूइंग समथिंग बैड, कि उसने वो गलत काम किया है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है क्लासरूम का एग्जाम्पल। क्लासरूम में कई बार ऐसे होता है कि बच्चा, टीचर बोलता है कौन बोल रहा है बताइए, कौन आवाज़ कर रहा है। ठीक है, तो कई बार हम अपना जो आरोप है वो दूसरे पे मढ़ देते हैं कि ये आवाज़ कर रहा था, उसकी तरफ उंगली कर देंगे, एक दो जो फ्रेंड्स होंगे वो भी उसी की तरफ उंगली कर देंगे। तो ये क्या हुआ, दिस इज़ कॉल्ड इम्प्यूट। यू आर इम्प्यूटिंग योर बैड हैबिट्स और योर बैड एक्शंस टू अदर्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इम्प्यूट। तो इम्प्यूट को आप क्लासरूम के एग्जाम्पल के साथ में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर 4 चलती है। नंबर 4 वर्ड है हमारा सिंटिलेट। सिंटिलेट का क्या मतलब हुआ, सिंटिलेट का मतलब हुआ चमकाना, ग्लिम्स या स्पार्कलिंग सन, जैसे सूरज चमकता है ना, उसी प्रकार से सिंटिलेट व्यक्ति जो होता है वो भी चमकता है। कैसे चमकता है, सिंटिलेट का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखिए, जैसे ऋतिक रोशन वाली मूवी आपने देखी होगी, कौन सी, ऋतिक रोशन की मूवी थी जो जादू वाली मूवी थी ना ऋतिक रोशन की, उसमें उसको जब डांस करने के लिए बोलते हैं तो सबको लगता है कि इसको तो क्या ही डांस आएगा, तो पागल सा व्यक्ति है, लेकिन वो एक बहुत ही बेहतरीन डांस कर देता है। तो वहाँ पर पार्टी में सब लोग क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यार इसने तो बहुत बढ़िया डांस कर दिया। तो सब वो क्या होता है, ऋतिक रोशन की जो पर्सनैलिटी है वहाँ पर क्या है, सिंटिलेट होके आती है, चमकती है, और लोगों के बीच में चमक कर आती है।
उसी प्रकार से अगर कोई आपको बीच स्टेज पर खड़ा कर दे बोलने के लिए और आप एक बहुत ही बेहतरीन ये वोकैबुलरी की बुक कंप्लीट करने के बाद आपकी वोकैबुलरी तो बढ़िया हो ही जाएगी, और अचानक से कोई आपको बोले कि आप अपनी स्पीच दीजिए 5 मिनट 10 मिनट, और आप आधे घंटे तक बोलते रहे कंटिन्यू और बढ़िया से बढ़िया वर्ड्स को इस्तेमाल करें, ठीक है, तो क्या होगा, यू विल बिकम सिंटिलेट, ठीक है, योर पर्सनैलिटी विल बिकम सिंटिलेट, चमकेगी, ग्लिम्स करेगी या स्पार्कलिंग करेगी सूरज की तरह। तो ये वर्ड था हमारा सिंटिलेट। उसके बाद नंबर 5 देखिए क्या है, मुक्त। इसको आप कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर जो एल है ना उसको आप साइलेंट को कर दीजिए, खा जाइए बीच में से। ये वर्ड है आपका मुक्त। दे मुक्त द अनवॉरी, अनवॉरी मतलब होता है जिसको आसानी से आप धोखा दे सकें, और गुलिबल और अनवॉरी मतलब वही होता है जो असावधानी रखता है। अनवॉरी मतलब असावधान व्यक्ति, ठीक है, असावधान व्यक्ति, और गुलिबल होता है जिसको आसानी से आप मूर्ख बना सकें, जिसको आसानी से आप मूर्ख बना सके वो होता है गुलिबल। तो इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, मुक्त। वर्ड क्या है, मुक्त। दे मुक्त द अनवॉरी और गुलिबल पब्लिक। इसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जो बैड पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो आपके गांव में आएंगे वोट मांगने, या आपके शहर में आएंगे वोट मांगने, बड़े बड़े वादे करेंगे आपसे कि मैं आपके यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनवा दूंगा, मैं आपके यहाँ पर अस्पताल बनवा दूंगा, और जो पब्लिक होती है बेचारी वो खुश हो जाती है उनकी बातों से, और खुश होकर क्या कर देती है, वोट दे देती है उनको, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में वो वहाँ पर फटकते भी नहीं है। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर डूइंग मुक्त मतलब वो असावधान पब्लिक को, यानी जो बहुत ही ज़्यादा असावधान व्यक्ति है या बहुत ही ज़्यादा गुलिबल है जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, पब्लिक की बात हो रही है, ठीक है, उनको मुक्त कर देता है, यानी उनको आसानी से धोखा दे सकता है। ये इसके लिए वर्ड है, क्या, वंचित करना, उसके जो अधिकार हैं पब्लिक के, जो उसको मिलना चाहिए था वो उसको नहीं मिलेगा, जो वादे किए हैं पॉलिटिशियन ने उसके साथ में वो उसको नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ द वर्ड क्या, मुक्त। एक वर्ड को बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप इसको पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, पीछे जाइए, फिर दोबारा से इसको सुनिए, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं होता है तो आप थोड़ा सा पॉज लीजिए, पानी पीजिए, बाद में वीडियो को देखिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोड अपने दिमाग पर लेने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो तो यही रहने वाला है, यूट्यूब के ऊपर ही आप आराम से इसको देख सकते हैं, ठीक है। बट दिमाग पर प्रेशर लेकर आप इसको नहीं देखिए, क्योंकि आपके दिमाग में घुसेगा ही नहीं। और किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, रीड, राइट और मेमोराइज। एक पूरी जर्नी है ये, इंग्लिश सीखने की, वोकैबुलरी सीखने की एक जर्नी होती है, ठीक है। ये क्लास नहीं है आपकी, या आधे घंटे 35 मिनट की कोई क्लास नहीं है। आप इसको एक जर्नी समझिए और इस जर्नी को एंजॉय कीजिए, ठीक है। आप इसको डेस्टिनेशन मत समझिए कि आज मैंने ये क्लास पढ़ ली है, 10 वर्ड पढ़ लिए तो बस काम कंप्लीट हो गया। जी नहीं, ऐसा नहीं है। 10 वर्ड पढ़ने से आपकी वोकैबुलरी कंप्लीट होने वाले नहीं है, आपको एक लंबी जर्नी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। ए से आपने स्टार्ट किया तो बी तक जाने के लिए आपको बीच में बहुत सारे ब्रेक्स मिलेंगे छोटे छोटे, ठीक है। इनको एंजॉय करते जाना है आपने, इनको आपने एंजॉय करते जाना है अगर आपको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। क्योंकि बड़ा गोल जब आप सेट करते हैं ना, जब आप अपना बिग गोल सेट करते हैं तो उस बिग गोल को आप छोटे छोटे स्मॉल गोल्स में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। कि डेली मैंने इतने वर्ड्स पढ़ने हैं, डेली मैंने इतने वर्ड्स को रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद जब आप ये जर्नी कंटिन्यू आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे दिन पर दिन, तभी आपकी जो वोकैबुलरी है वो इम्प्रूव होगी। और वोकैबुलरी नहीं, कोई भी सब्जेक्ट, अगर आप एकेडमिक्स पढ़ रहे हैं या फिर अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी जो कंपटीशन आप दे रहे हैं या एकेडमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको आप हमेशा इसी प्रोसेस में फॉलो कीजिए, ठीक है। ऑलवेज डिवाइड योर बिग गोल इनटू स्मॉल गोल, ठीक है। जब आप छोटे छोटे गोल्स में उसको डिवाइड कर देंगे ना, तब आप देखिए आपकी जर्नी का कितना मज़ा आने वाला है। ओके, तो 5 वर्ड हमने आपको करवा दिया। मुक्त भी हमने आपको बता दिया, अनवॉरी असावधान या गुलिबल मतलब जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, ऐसी पब्लिक। तो बैड पॉलिटिशियन का एग्जाम्पल आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है नंबर 6, ऑस्ट्रासाइज। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था क्या होता है ऑस्ट्रासाइज, वंचित कर देना, ऑस्ट्रासाइज या बहिष्कार कर देना, ठीक है। कैसे, मेंबर्स ऑफ रिलीजियस, पॉलिटिकल और रेशियल माइनॉरिटीज़। तो बहिष्कार कर देना कैसे, समाज से बाहर कर देना, ऐसे व्यक्ति जो समाज
के नियमों का पालन नहीं करते हैं या समाज के नाम पर धब्बा होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम या समाज क्या करता है, बाहर कर देता है, समाज से बहिष्कृत कर देता है, ठीक है। अब खाप पंचायत का एग्जाम्पल आप इसके साथ जोड़ सकते हैं कि खाप पंचायत ज़्यादातर क्या करती है, जो लोग गांव में, पड़ोस में या शहर में इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं जो समाज के लिए स्वीकृत नहीं हैं, तो खाप पंचायत क्या करती है, ऐसे व्यक्ति को जो उसके लिए जिम्मेदार है उसको समाज से बाहर का रास्ता दिखा देती है, ठीक है। यही काम लीगल तरीके से हमारी कोर्ट्स करती हैं, यही काम लीगल तरीके से हमारी कोर्ट्स भी तो कर रही हैं, ठीक है। यही काम लीगल तरीके से हमारी कोर्ट्स भी करती हैं कि समाज से उसको बहिष्कृत कर देते हैं, उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। वो भी तो एक तरह से बहिष्कृत ही हो गया समाज से, ठीक है, बट ये क्या हुआ, लीगल तरीका हुआ। ओके, तो ये हमारे वर्ड हो गए 6। नेक्स्ट हमारा है वर्ड 7। नंबर 7 क्या है, नंबर 7 है डेप्रिकेट, सॉरी, ठीक है। नंबर 7 हमारा वर्ड है डेप्रिकेट दी फॉयबल ऑफ अदर्स। तो डेप्रिकेट का क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ पर डेप्रिकेट का मतलब हुआ ओपोज करना, ठीक है, या डिफाई करना, मना करना, ओपंज या रिपंज, विरोध करना। डेप्रिकेट का मतलब हुआ विरोध करना। जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ, जब किसान आंदोलन हुआ, ठीक है, जब किसान आंदोलन हुआ तो किसान आंदोलन के दौरान सब लोग क्या कर रहे थे, जो 3 बिल आए थे, ठीक है, जो 3 बिल आए थे, किसान बिल आए थे, उनको क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, डेप्रिकेट कर रहे थे उनको। तो किसान आंदोलन के साथ आप इस वर्ड को ऐड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, 8 नंबर देखिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेट, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेट या प्रोक्रेस्टिनेशन। इसको हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। ओके, तो ये वर्ड क्या है, दे प्रोक्रेस्टिनेट एंड देन वो टू बी मोर पंक्चुअल इन द फ्यूचर। मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ क्या होता है प्रोक्रेस्टिनेट। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी, और अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो भी, मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। कोई आपको काम दिया जाता है, आपके टीचर्स ने आपको कोई काम दिया, बट आप उसको उस टाइम पे नहीं करके गए जब उसको किया जाना चाहिए था। आप उसको डिले कर देते हैं, आप उसको लेट कर देते हैं कि यार ठीक है देख लेंगे लास्ट में, ठीक है। या कोई आप फॉर्म भर रहे हैं, मान लो आपने कोई फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम देना है, तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, एग्ज़ाम की डेट मान लो 30 है, ठीक है, आप फॉर्म स्टार्ट हो गया 10 तारीख से भरना, तो आप उसको 10 तारीख में नहीं भरते फॉर्म को, आप डिले करते हैं, ठीक है, फ्यूचर पे छोड़ देते हैं कि यार चलो 20 को भरेंगे, 20 तारीख भी आ गई, 25 को भरेंगे, 25 भी आ गई, 29 आ गई, आपने फॉर्म ही नहीं भरा, आप डिले करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस हैबिट, दिस इज़ कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेट। आप क्या कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं उस घटना को, उस काम को जो आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये आप इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेट क्या होता है। उसके बाद आता है रस्टिकेट। तो रस्टिकेट तो आपको पता ही है, स्कूल में, कॉलेज में आपने सुना ही होगा। रस्टिकेट मतलब होता है दंड देना या दंड देकर उसको बाहर कर देना। ये जो मैंने अभी यहाँ पर पेस्ट किया है, एग्ज़ाम लास्ट डेट वाला एग्जाम्पल और टालना, ये मतलब था प्रोक्रेस्टिनेट का। अब बात आती है रस्टिकेट की। रस्टिकेट का मतलब होता है दंड स्वरूप निष्कासित करना, दंड स्वरूप निष्कासित करना, कि उसको कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया या फिर उसको स्कूल से रस्टिकेट कर दिया, उसको पनिशमेंट दे दिया कि वो कॉलेज नहीं आएगा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितने दिन का भी उसको पनिशमेंट मिलता है। तो यही मतलब है रस्टिकेट का। ओके, नंबर 10 क्या है, नंबर 10 है वेजिटेट। वेजिटेट का मतलब होता है वन हु लिव पैसिव लाइफ, जिसको अपनी लाइफ में कोई उमंग नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल डल लाइफ जीने वाला व्यक्ति होता है वेजिटेट कंडीशन में जो होता है, निरर्थक जीवन गुजारने वाला व्यक्ति, इसको हम कहते हैं वेजिटेट। इसके यहाँ से सेंटेंस से भी आपको पता लग जाएगा, द वेजिटेट ऑल ईयर इफ़ दे आर लैकिंग इन इमेजिनेशन। उसके अंदर कोई इमेजिनेशन नहीं है, फ्यूचर में क्या करना है कुछ नहीं सोचेगा, कोई इनिशिएटिव नहीं है, ठीक है, या कोई एनर्जी ही नहीं है काम करने में।
तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, वेजिटेट या वेजिटेट कंडीशन में जीने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है, देखिए ये 10 वर्ड मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से कवर करवा दिए हैं। मुझे उम्मीद है और मैं पूरे भरोसे के साथ ये सोच सकता हूँ, ये मान सकता हूँ कि ये आज के जो 10 वर्ड हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ये स्क्रीन का आप, ये जो आपके सामने अभी स्क्रीन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट ये एक स्लाइड से भी आपको सारे के सारे वर्ड्स और उसके मीनिंग्स याद हो जाएं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 1 मिनट के लिए पॉज करता हूँ। ओके दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी हम चलते हैं अपनी अगले एक्सरसाइज की तरफ, जहां पर हम इनको, ये जो वर्ड्स हमने यहाँ पर पढ़े हैं, उनको एक बार फिर रिवाइज करने वाले हैं डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट मैनर में। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम देखिए यहाँ पर, इस बार हम क्या करेंगे, इस बार यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, हमें उसके सामने वर्ड को पेस्ट करना है कि कौन सा वर्ड आने वाला है। ठीक है, तो आप पहले वर्ड्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए और रिवाइज करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से आपके सामने एक डेफिनेशन दी गई है और डेफिनेशन के साथ आपको पहचानना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर आने वाला है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा, जी हाँ, ये हमारा फर्स्ट वर्ड है क्या, लिव इन अ पैसिव वे। लिव इन अ पैसिव वे, ये तो हमारा लास्ट ही वर्ड था जो मैंने आपको बताया, पढ़ाया। देखिए क्या है ये, लिव इन अ पैसिव वे, ऐसा व्यक्ति जो पैसिव वे, बिल्कुल डल लाइफ जीता है, बिल्कुल बोरिंग लाइफ जीता है, ना उसमें कोई एक्साइटमेंट है, ना इमेजिनेशन है, ना एनर्जी है। ऐसी लाइफ जीने वाला व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, बताइए क्या वर्ड था उसके लिए। उसके लिए वर्ड था वेजिटेट। उसके लिए वर्ड था क्या, वेजिटेट। समझ में आ गया, जी हाँ, यही वर्ड था वेजिटेट। जो ऐसा व्यक्ति था जो अपनी लाइफ को इस प्रकार से जीता है जिसमें कोई एक्साइटमेंट, कोई इमेजिनेशन नहीं है, जिसके अंदर कोई जोश नहीं है, हर्षोल्लास नहीं है। ठीक है, वेजिटेट। नंबर 2, डिप्राइव ऑफ अ पोजीशन अनजस्टी। डिप्राइव ऑफ अ पोजीशन अनजस्टी, इसके लिए क्या वर्ड था हमारा, इसके लिए हमारा वर्ड था ऐसा व्यक्ति जो अनजस्टली जीता है, अनजस्टली अपनी लाइफ को जीना पसंद करता है, डिप्राइव करने की कोशिश करता है सारी घटनाओं से। ठीक है, इसके लिए हमारा क्या वर्ड था, देखिए हमने आपको इसके लिए बताया था अनवॉरी और गुलिएबल। अनवॉरी और गुलिएबल, क्या था अनवॉरी, याद कीजिए, अनवॉरी और गुलिएबल। अनवॉरी था असावधान, ठीक है, असावधान, और गुलिएबल था जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके। और एग्जाम्पल क्या दिया था, बैड पॉलिटिशियन का। ठीक है, बैड पॉलिटिशियन। तो उसके साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि डिप्राइव ऑफ अ पोजीशन अनजस्टली, जो वंचित कर देता है ऐसे व्यक्तियों को जिनका उसके ऊपर पोजीशन होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, या जो उनके अधिकार हैं और जो न्याय उनको मिलना चाहिए उससे वंचित कर देता है। डिप्राइव मतलब वंचित कर देना, पोजीशन मतलब अधिकार, और जस्ट मतलब अनजस्टली मतलब अन्यायपूर्ण। ठीक है, तो अन्यायपूर्ण व्यवहार होता है जो उसके अधिकार हैं उनसे वंचित कर देता है। ऐसा व्यक्ति कौन होता है, ऐसा व्यक्ति होता है मुक्त, MULCT, ऐसा व्यक्ति होता है मुक्त। ओके, नेक्स्ट, तीसरा हमारा वर्ड क्या है, मेक अमेंड्स फॉर। तीसरा हमारा वर्ड है मेक अमेंड्स फॉर, यानी ऐसे बदलाव जो समाज में नहीं चाहिए, उसको नहीं चाहिए, मतलब वो अपने पाप, अपने क्राइम्स, ब्लंडर्स और एरर्स को छिपाने की कोशिश करता है या उनसे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को क्या बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को ऐसे सेंटेंस में हम क्या वर्ड यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपिएट। ठीक है, मेक अमेंड्स फॉर। मेक अमेंड्स फॉर मतलब है कि उनके लिए जो उसने पाप किए हैं, जो गलत काम उसने किए हैं, उनके लिए कंपनसेशन देने की कोशिश करता है। ठीक है, कंपनसेशन देने की कोशिश करता है। अमेंड्स फॉर, मेक्स अमेंड्स फॉर का मतलब है कि कंपनसेशन
या मुआवजा देने की कोशिश कर रहा है किन बातों के लिए, जो उसने गलत काम किए हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। और वो गलत काम क्या थे, सिंस, एरर्स, क्राइम, और उसके लिए क्या वर्ड था हमारे पास, उसके लिए वर्ड था हमारे पास एक्सपिएट, ठीक है। ये हमारा पहला ही वर्ड था एक्सपिएट, इसको आप याद रखिएगा। नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। बेग फॉर सीजलेसली और बिसीज एंड ट्रीट, सीजलेसली एंड बिसीज एंड ट्रीट। नंबर 4 हमारा वर्ड है, और ये वर्ड था हमारा क्या, इम्पोर्चून। इम्पोर्चून हमने क्या पढ़ा था, इम्पोर्चून हमने आपको बताया था कि वन हु जो भगवान के सामने जिद करता है कि उसको वही चीज़ मिले जो वो चाहता है, ठीक है। बच्चे का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, छोटे बच्चे का, कि वो जिद करता है कि उसको वही चीज़ चाहिए जो उसको चाहिए, ठीक है, बच्चे जैसी जिद करता है। तो बेग फॉर सीजलेसली मतलब बिल्कुल दृढ़ता के साथ में, ठीक है, बिल्कुल दृढ़ता के साथ में जिद करता है, हट करता है। हट भी इसको आप एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो हट करके कोई चीज़ अपनी मनवाने की कोशिश करता है, और बच्चों की जो जिद है वो तो हट ही होती है, ठीक है। श्री कृष्ण के साथ आप श्री कृष्ण के बचपन के स्वरूप के साथ आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं कि हट करता है, मक्खन खाने की हट करता है, ठीक है। तो यही वर्ड है, क्या है, इम्पोर्चून, यही वर्ड है इम्पोर्चून, ठीक है। दृढ़ता से अपनी बात को मनवाता है भगवान के सामने, या अगर बच्चा है तो पिता के सामने, पेरेंट्स के सामने, ठीक है। तो यही वर्ड है हमारा क्या, इम्पोर्चून। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नंबर 5, क्या, इसमें क्या कह रहा है कि एक्सक्लूड फ्रॉम पब्लिक और प्राइवेट फेवर, या बैन कर देना। बताइए, अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर दीजिए और बताइए क्या है। बैन कर देना, ऑस्ट्रासाइज कर देना, ठीक है, आउटकास्ट कर देना, बहिष्कार कर देना। और ये कौन होता है, ये वो व्यक्ति होता है जिसको ऑस्ट्रासाइज कर दिया गया है, जिसको ऑस्ट्रासाइज कर दिया गया है। ये वर्ड है ऑस्ट्रासाइज, यानी बहिष्कृत कर देना। खाप पंचायत की बात मैंने आपको बताई थी, इसके साथ आप खाप पंचायत का एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नंबर 6, पुट ऑफ अंटिल अ फ्यूचर टाइम डिले। ये कौन होता है, ये मैंने आपको फॉर्म भरने वाला एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, कि आप कैसे फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं बट लास्ट डेट तक पहुंच जाते हैं कि आज नहीं कल करूँगा, आज नहीं कल करूँगा। ये एटीट्यूड के साथ आप काम करते हैं। तो ये कौन था, ये था ये था आपका प्रोक्रेस्टिनेट, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन या प्रोक्रेस्टिनेट, ये था वर्ड प्रोक्रेस्टिनेट। तो आप इसको यहाँ पर याद रख सकते हैं, जो डिले करता रहता है चीज़ों को। उसके बाद नंबर 7, स्पार्कल। स्पार्कल से तो आप समझ ही जाएंगे कि क्या है। स्पार्कल विद विट और ह्यूमर, जो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर या फिर अपनी बुद्धिमत्ता से स्पार्कल करता है, चमकता है। ऋतिक रोशन वाला एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिया था। ऋतिक रोशन किस प्रकार से चमक जाता है पार्टी के अंदर, या आप अपनी वोकैबुलरी अच्छी करेंगे तो आप कहीं पर खड़े होकर स्पीच देंगे तो किस प्रकार से आप भी एकदम से चमक कर निखर कर सामने आएंगे स्टेज के ऊपर। इसके लिए क्या वर्ड था, इसके लिए वर्ड था सिंटिलेट, इसके लिए वर्ड था सिंटिलेट, ठीक है, ये वर्ड था आपका सिंटिलेट, डबल एल आएगा इसमें, सिंटिलेट। ओके, नेक्स्ट है स्पेंड टाइम इन द कंट्री। स्पेंड टाइम इन द कंट्री, कंट्री मतलब आप क्या समझते हैं, कंट्री से आप क्या समझते हैं। जब किसी को देश निकाला दे दिया जाता है, सॉरी देश निकाला तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, जब किसी को रस्टिकेट कर दिया जाता है, चाहे वो क्लास से हो, चाहे वो देश से हो, ठीक है, या किसी एक जगह से हो दूसरी जगह भेज दिया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड रस्टिकेट। एक तरह से पनिशमेंट के तौर पर उसको वहाँ से भेजा जाता है, रस्टिकेट कर दिया जाता है। तो ये वर्ड है क्या, रस्टिकेट। नेक्स्ट 9 वर्ड है हमारा। 9 में क्या कह रहा है, एस्क्राइब एट्रीब्यूट और चार्ज एन एक्ट और थॉट टू समवन यूजुअली इन अ बैड और एक्यूजेटरी सेंस, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारा इम्प्यूट। और इम्प्यूट क्या था, इम्प्यूट को याद कीजिए, मैंने आपको बताया था अनवर्दी मोटिव्स टू देयर एनिमीज़, ठीक है, अनवर्दी मोटिव्स टू देयर एनिमीज़, यानी अपने किए गए कामों को किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम कर देना, ठीक है,
किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम कर देना, चार्ज उस पर लगाना कि भैया ये काम मैंने नहीं तुमने किया है। और ये क्लासरूम में बहुत ज़्यादा होता है, घर में भी होता है। अगर दो भाई हैं आपस में, ठीक है, किसी ने कोई गलती करी तो पेरेंट्स पूछेंगे किसने किया है, तो पहला बोलेगा इसने किया है, दूसरा बोलेगा इसने किया है। तो दैट इज़ कॉल्ड इम्प्यूट। ठीक है, अपनी गलती को दूसरों पर थोप देना, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्यूट। ओके, नंबर 10 में है डिसअप्रूव ऑफ क्या, द एक्शन ऑफ समवन। डिसअप्रूव करना द एक्शन ऑफ समवन, ये क्या था, ये वर्ड था हमारा डेप्रिकेट। ठीक है, ये वर्ड था हमारा डेप्रिकेट। और डेप्रिकेट मैंने आपको बताया था क्या होता है। डेप्रिकेट होता है द फॉयबल ऑफ अदर्स। ठीक है, डेप्रिकेट होता है द एक्शंस ऑफ अदर्स को डिसअप्रूव कर देना कि नहीं तुमने नहीं किया है, या मतलब दूसरों के किए गए कामों को मना कर देना, उसको हम कहते हैं डेप्रिकेट। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं 10 वर्ड मैंने यहाँ पर आपको सेंटेंसेस के फॉर्म में रिवाइज करवा दिए हैं कि किस प्रकार से हम, अगर हमारे सामने सेंटेंस आएंगे तो भी हम वर्ड्स को याद रख सकते हैं। ये तो एक तरीका हुआ इनको याद करने का। ठीक है, और एक तरीका हुआ वर्ड्स को डायरेक्टली उनका सिनोनिम्स और मीनिंग्स को याद करने का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये हाँ, नीचे इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, नीचे इसके आंसर्स दे रखे हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। ठीक है, बट इनको आप बाद में देखिएगा। एक्चुअली मैं इनको क्यों हाइड करके रखता हूँ, मैं इनको इसलिए हाइड करके रखता हूँ ताकि वो चीज़ आपको याद रह जाए, ठीक है, इसलिए मैं इनको हाइड करके रखता हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये हो गए हमारे 10 वर्ड जिनको हमने रिवाइज किया। उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये रही आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या कह रहा है कि ही इज़ टू इंडोलेंट टू गेट हिज वर्क डन ऑन टाइम। ठीक है, यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले आप ये सेंटेंस पढ़ लीजिए। विच ऑफ द वर्ब मोस्ट एप्टली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्शन ऑफ द फॉलोइंग पीपल। ठीक है, कि कौन से ये जो यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं ये कैसे व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाते हैं, वो आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, वर्ड्स हमारे पास में वही 10 हैं। तो सबसे पहले में ये कह रहा है कि ही इज़ टू इंडोलेंट टू गेट हिज वर्क डन ऑन टाइम। ठीक है, यानी ये ऐसा व्यक्ति है जो समय पर अपना काम करने से हमेशा बचता रहता है और समय पर अपना काम करता ही नहीं है, इंडोलेंट। ठीक है, वो हमेशा क्या करता है, टालता रहता है अपने कामों को। तो ये कैसा, ये कौन हो गया, बताइए ये कौन हो गया, ये हो गया आपका प्रोक्रेस्टिनेट्स। ठीक है, ही इज़ प्रोक्रेस्टिनेट्स, आप इसको याद रख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेट। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है, ही इज़ एक्यूस्टोमड टू ब्लेमिंग अदर्स। ठीक है, एक्यूज्ड करना किसी दूसरे व्यक्ति को, ब्लेम करना किसी दूसरे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए हमारे पास वर्ड था इम्प्यूट। नेक्स्ट है नंबर 3, ही इज़ स्पार्कलिंग एंड विटी पर्सन। मैंने आपको ऋतिक रोशन वाला एग्जाम्पल दिया था, या फिर आपकी वोकैबुलरी अगर अच्छी हो जाए उसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ही इज़ अ स्पार्कलिंग एंड विटी पर्सन। तो इसके लिए क्या वर्ड था हमारे पास, इसके लिए वर्ड था हमारे पास सिंटिलेट। ठीक है, इसके लिए वर्ड था हमारे पास सिंटिलेट। नेक्स्ट है नंबर 4, ही इज़ रिमोर्सफुल एंड विशेस टू मेक अमेंड्स। ही इज़ रिमोर्सफुल एंड विशेस टू मेक अमेंड्स। ये क्या वर्ड था, यानी ये वो वर्ड था जो दृढ़ता के साथ अपनी डिमांड को रखता है और अपने सिंस, अपने पापों को, अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करता है या माफ़ करने की कोशिश करता है, या अमेंड्स करता है। अमेंड वर्ड आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कंपनसेट करने की कोशिश करता है। ये कौन है, ही इज़, यानी ही एक्सपिएट जो उसके द्वारा किए गए काम होते हैं उन्हीं के बारे में बोल रहा है। नंबर 5, ही इज़ अ पर्सन हु इज़ इन अ रूट एंड लीड्स अ मोनोटोनस लाइफ। ठीक है, मोनोटोनस से आप इसको याद रख सकते हैं, मोनोटोनस या बोरिंग लाइफ जीता है, पैसिव लाइफ जीता है। ठीक है, पैसिव लाइफ से भी आप इसको याद रख सकते हो। पैसिव लाइफ कौन जीता है, वेजिटेट। ठीक है, वेजिटेट, ये होता है वेजिटेट। नंबर 6 होता है हमारा क्या, ही इज़ इन एक्सक्लूसिव इंडिविजुअल अवॉइडिंग पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम हिमसेल्फ। ये एक एक्सक्लूसिव आदमी है जो डिफरेंट दिखने वाले व्यक्तियों को
ही इज़ एन एक्सक्लूसिव इंडिविजुअल अवॉइडिंग पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम हिमसेल्फ, ठीक है, जो उसी से डिफरेंट है उनको अवॉइड करने की कोशिश करता है। और ये कौन होता है? ये होता है, देखिए इसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ कि जो बहिष्कृत करने की कोशिश करता है कि भाई ये मेरे जैसा तो है नहीं, ठीक है, या दुनिया हमारे आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, जो हमसे घुल मिल जाते हैं वो तो हमारे जैसे हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो घुल मिल नहीं पाता थोड़ा बहुत, ठीक है, उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम बोल देते हैं, उसको हम कहते हैं ऑस्ट्रासाइज, ठीक है, आउटकास्ट कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं या बहिष्कृत कर देते हैं, ठीक है, उसके लिए वर्ड है ये वाला। तो ही चीट्स अदर्स, ही चीट्स अदर्स मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मुक्त। ही चीट्स अदर, दूसरों को चीटिंग करता है, ब्लेम करता है दूसरों को अपने कामों के लिए, तो ये होता है क्या? मुक्त। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आप इनको यूज़ करेंगे। जब आप पिछले वाले एक्सरसाइज, ये वाले एक्सरसाइज और उससे पहले जो मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स बताए थे वो वाले तीनों एक्सरसाइज को जब आप कंप्लीट कर लोगे ना, तो आप जान जाएंगे कि इन सभी वर्ड्स को आप अलग अलग डिफरेंट तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर सीधा वर्ड दे दिया ही चीट्स अदर्स, ही चीट्स अदर्स, जबकि वहाँ पर क्या लिखा था? पहले वाले जो एक्सरसाइज थी हमारी उसमें इसके लिए क्या वर्ड था? दे, अनवरी और गुलिबल पब्लिक, ठीक है, वहाँ पर ये वर्ड था, यानी दूसरों की भावनाओं को जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है या जो असावधान व्यक्ति होता है उनसे अपना काम निकालना, वहाँ पर ये वर्ड था। यहाँ पर लिखा है ही चीट्स अदर्स, दूसरों को धोखा देता है, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया इसने। तो इस प्रकार से जब आप डिफरेंट सेंटेंसेस में वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो आपके जो वर्ड्स हैं वो याद हो जाएंगे और पक्के हो जाएंगे। ओके, ही इज़ एन इंसिस्टेंट बैगर, ही इज़ एन इंसिस्टेंट बैगर, इसके लिए क्या वर्ड है? इसके लिए वर्ड है हमारे पास में इम्पॉर्च्यून, जो बहुत ही दृढ़ता के साथ में हट करता है, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करता है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था इम्पॉर्च्यून, इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था? टूरिस्ट प्लेस वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था इसके लिए, ठीक है, या हट करना। ओके, नंबर 9 है नेक्स्ट। यहाँ पर क्या लिखा है? ही लुक्स डाउन ऑन द एक्ट ऑफ अदर्स, ही लुक्स डाउन ऑन द एक्ट्स ऑफ अदर क्या है? डेप्रिकेट करना, इसके लिए वर्ड था डेप्रिकेट करना। ओके, नेक्स्ट, ही इज़ ऑन अ वकेशन इन द कंट्री, ही इज़ ऑन अ वकेशन इन द कंट्री, तो इसके लिए क्या वर्ड है? इसके लिए वर्ड है रस्टिकेट। देखो यहाँ पर लिखा है क्या? वेकेशन इन द कंट्री, यानी गांव में जाके वेकेशन मना रहा है, तो रस्टिकेट यूज़ किया है। रस्टिकेट के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और देता हूँ। रस्टिकेट अगर आपको स्कूल से एज अ पनिशमेंट निकाल दिया है तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रस्टिकेट। लेकिन जब आप शहर में रहते हैं और छुट्टियां मनाने आप गांव चले गए, वहाँ पर भी आप उसके लिए रस्टिकेट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों मैनर में आप रस्टिकेट यूज़ कर सकते हैं। वंस you live in the countryside and you are coming from the town, then यहाँ पर भी आप रस्टिकेट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और जब आपको स्कूल से एज अ पनिशमेंट निकाल दिया गया है बाहर, उसको भी आप रस्टिकेट वर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं आपके सामने रखता हूँ इनके आंसर्स। ये रहे आपके आंसर्स। सबसे पहले था आपका प्रोक्रेस्टिनेट्स, नंबर 2 पे था इम्प्यूट्स, नंबर 3 पे था सिंटिलेट, नंबर 4 पे था एक्सपिएट्स, नंबर 5 वेजिटेट्स, नंबर 6 ऑस्ट्रोसाइज, नंबर 7 मुक्त, इसको बोलेंगे क्या? मुक्ट्स। नंबर 8 पे था इम्पॉर्च्यून्स और उसके बाद था आपका डेप्रिकेट्स एंड रस्टिकेट्स। तो मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। तो आज मैंने आपको 10 वर्ड और पढ़ा दिए हैं और इन 10 वर्ड की मदद से मुझे उम्मीद है कि आपकी वोकैबुलरी को और ज़्यादा धक्का लगा होगा पीछे से और आपकी वोकैबुलरी और ज़्यादा अच्छी हो गई होगी। जितने भी वर्ड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, डेली मैं आपको 10 वर्ड पढ़ा रहा हूँ। ये स्टडी तो मैंने आपको बताई थी, कौन सी स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ? ये स्टडी तो मैंने आपको बताई थी कि जब आप अपना हाई स्कूल कंप्लीट करते हैं, उससे पहले आप डेली 20 से 25 वर्ड, ठीक है, 20 से 25 वर्ड कितने 365 डेज़ में याद कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी होती है जब आप हाई स्कूल तक पढ़ते हैं,
ठीक है। लेकिन जब आप अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर लेते हैं ना, जब आप अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर लेते हैं, या +2 की अगर हम बात कर लें, ठीक है, +2 की भी आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, तो +2 तक आते आते आप हर साल 20 से 25 वर्ड याद कर सकते हैं, ठीक है। ये एक स्टडी है, ये एक शोध है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये कोई अंदाज़ा नहीं है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप 365 दिन में आप इतने वर्ड्स याद नहीं कर पाते हो। उसका रीज़न है आपकी व्यस्तता बढ़ जाती है, आपकी डायरेक्शंस बढ़ जाती है, ठीक है, आपकी विम्स एंड फैंसीज बढ़ जाते हैं, ठीक है, आप इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं कई चीज़ों में। तो फिर क्या करना है, आज हम क्या कर रहे हैं, जैसे अब हम जो वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं, तो हर दिन एक दिन में हम क्या कर रहे हैं, एक दिन में 10 वर्ड पढ़ रहे हैं। तो मुझे आप बताइए, इस स्टडी के हिसाब से जो काम हम 6 महीने में कर रहे थे, 6 महीने में यानी 365 दिन में हम 20 से 25 वर्ड पढ़ रहे थे, तो 6 महीने में कितने पढ़ेंगे, 6 मंथ में, ठीक है, लगभग 12 वर्ड हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन भैया यहाँ तो हम एक दिन में 10 वर्ड पढ़ रहे हैं। तो आप सोचिए आप कितने आगे हैं औरों से, आप सोचिए आप औरों से कितने आगे हैं और अपने आप को और कितना आगे बना सकते हैं, ठीक है। एक दिन में 10 वर्ड पढ़ेंगे तो 30 दिन में आप 300 वर्ड पढ़ लेंगे, यानी एक महीने में आप 300 वर्ड अपनी डिक्शनरी के अंदर ऐड कर सकते हैं, अपनी वोकैबुलरी, अपनी पर्सनैलिटी में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप हमेशा दिमाग में रखिए कि जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसको ख़त्म ज़रूर करना है। ये एक जर्नी है, इसको आप एक जर्नी मान के चलिए। एक दिन में, 2 दिन में, एक महीने में आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होने वाली है। ये एक जर्नी है। अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, मैंने भी अपनी जो इंग्लिश है वो किस प्रकार से इंप्रूव करी है उसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। विजिटिंग कार्ड वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था, ठीक है। विजिटिंग कार्ड वाला एग्जांपल क्या था कि किस प्रकार से आप विजिटिंग कार्ड के ऊपर वर्ड लिखते हैं, उसके बैक साइड में आप उसका मीनिंग लिखते हैं, और इसी तरह के आप 5 कार्ड, एक कार्ड पर आप 2 वर्ड लिखेंगे, ठीक है, और डेली आप 5 कार्ड बनाएंगे, तो डेली आपके पास कितने 10 वर्ड हो जाएंगे। मैं क्या करता था कि ये जो विजिटिंग कार्ड है ना, 5 विजिटिंग कार्ड बना के अपने पॉकेट में डाल लेता था। मैं कोचिंग जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ या कहीं और भी जा रहा हूँ, ठीक है, ये जो 5 कार्ड हैं ये हमेशा मेरे साथ रहते थे। जब भी मुझे कुछ टाइम मिलता था, थोड़ा बहुत 5 मिनट 10 मिनट खाली खड़ा हूँ, ठीक है, स्कूल कॉलेज में तो बहुत सारा टाइम आपको मिल ही जाता है, तो मैं क्या करता था, पॉकेट से ये वर्ड्स निकालता था, इनको रिवाइज़ करता था तुरंत। तो मुझे जो वोकैबुलरी है वो अच्छी हो गई थी। तो इसकी मदद मुझे कहाँ मिली, इसकी मदद मुझे मिली NDA में, CDS में, ठीक है, और बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हमने दिए हैं, ठीक है, UPPCS में या UPSC में, ठीक है, इन सभी जगह पे जहाँ भी एग्ज़ाम्स आप दोगे, यहाँ पे हर जगह पर आपको इनसे मदद मिलने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो बात है, ये जो सिस्टम है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो को ना आप पूरा देखिए। उससे क्या होगा, वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो उससे ये होगा कि आपको कनेक्टिविटी नहीं टूटती है बीच में। आपको शुरू से हम लोग क्या बात बताना चाह रहे हैं, फिर अगले एक्सरसाइज में हम आपको क्या बात बताना चाह रहे हैं, और लास्ट में आपको मैं कुछ और बात बताना चाह रहा हूँ। वो चीज़ अगर आपसे छूट गई ना, तो बीच में कई तरह के ऐसे रूल्स भी होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ वोकैबुलरी याद करने के, तो वो आपसे छूट जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, आप भागीदार बन पाएँ उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करने के लिए, ठीक है। आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है आप पहचानिए, अपने साथ वाले लोगों के साथ में, अपने आसपास के लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार कीजिए कि वो आपके बारे में एक ही बात बोलें कि हाँ, वो व्यक्ति है जिसके साथ जुड़ के हमारा भी जीवन अच्छा हुआ है। ऐसा व्यक्ति आपको बनना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे। ये सीरीज़ हम कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल 100% कंप्लीट करेंगे, 30 डेज़ टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।